नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 4 अगस्त 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज कौन सा दिन है? आज है 4 अगस्त। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए बनी हुई है। सबसे पहले आता है बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज टू हिट इंडियन मार्केट सून। ये आपने आज के जो द हिंदू है उसके फर्स्ट पेज पर देखा होगा, फ्रंट पेज के ऊपर। ये जो साइमन हैक हैं, ये आपके जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है ना, जो आपका इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, ठीक है, वो कहाँ पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है पेरू, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भारत में बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज जो है ना, वो भारत में अभी अवेलेबल हो जाएंगे। अब समझना होते क्या है ना, हालांकि हमारे पास पहले से भी कुछ बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज हैं। देखो होता क्या है, जो आलू है ना, आपने देखा बहुत सस्ता होता है ना। आप मार्केट में जाओगे, इवन अगर आप सब्जी मंडी पहुंच जाओगे तो आपको 2-3 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके और जो मतलब कि ऐसा हूँ कि जो जैसे सरकारी स्कूल होते हैं ना, आपने सुना होगा कि एक स्कीम चलती थी मिड डे मील, है ना, मिड डे मील, ठीक है, जो कब आई थी 1995 में। और फिर वहीं पर उसको 2021 में जब आगे हम पहुंचते हैं तो हमारी सरकार उसका नाम बदल के क्या रख देती है? पीएम पोषण, ठीक है। और पोषण का मतलब आप जानते हो, बच्चों को क्या देना है कि पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है खाना मिलना चाहिए। और ये स्कीम लाने का पर्पज ही यही था कि बच्चा खाने के बहाने स्कूल चला जाएगा, तो इस बहाने वो पढ़ भी लेगा और उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो आजकल तो बहुत सी जगह पर दूध, केले ना एग्स ये सब भी देने लग गए हैं। वो अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्कीमें चलाई जाती हैं। तो जो पोटैटो होता है बेसिकली वो जैसे मैक्सिमम भारत में क्या खाया जाता है? आलू ही खाया जाता है। आप देखोगे कौन सी ऐसी सब्जी जिसके साथ आप आलू नहीं मिलाकर खा सकते ना। तो आलू के ऊपर जो हमारी जो लो इनकम जो फैमिलीज है हमारी, बेसिकली ना लोअर क्लास, ठीक है, ये या लोअर मिडिल क्लास है ना, ये सब हम सब भी क्या आलू खाते हैं मोस्टली। तो आलू के अंदर आयरन की कमी हो, आलू के अंदर विटामिन की कमी हो, तो सोचो क्या होगा। और वहीं पर स्वीट पोटैटोज है ना, अगर उनके अंदर भी कंटेंट नहीं है, उनके अंदर भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए न्यूट्रिशनल जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो हम पा ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, उनकी जो सेहत है, उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो स्वीट पोटैटोज हैं, सॉरी बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज हैं, वो मार्केट में क्या करने वाले हैं? भारत में आने वाले हैं। तो बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज आर ए टाइप ऑफ पोटैटो डेवलप्ड टू हैव हायर लेवल्स ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, विटामिन ए, है ना, ये सब उसमें पाए जाते हैं। This is achieved through conventional breeding techniques and can help combat micronutrient deficiencies, particularly in developing countries where potatoes are a staple food। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, मोस्ट लोग उसी पे डिपेंड करते हैं। Biofortified potatoes can also be bred to be more resilient to disease like late blight and viruses, making them a more reliable crop for the farmers। होता क्या है, जो नॉर्मली फसल होती है उसके अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे लेट ब्लाइट किसकी डिजीज है, तो याद रखना पोटैटोज आलू में होती है। अच्छा, आलू आए कहाँ से थे? कहाँ से लेकर आए? भारत में तो नहीं होते थे पहले, तो आलू आए कहाँ से? तो याद रखना पुर्तगीज लेकर आए थे। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले भी कौन आए थे? पुर्तगीज। वास्को डी गामा, है ना, डिस्कवर्ड इंडिया। इंडिया नहीं खोजा था उसने, सी रूट टू इंडिया खोजा था ना। वेयर डिड ही लैंडेड? तो आपने पढ़ा होगा इन कालीकट, है ना। हु वेलकम्ड वास्को डी गामा? आपने पढ़ा होगा किंग जमोरियन ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को डी गामा। किसकी हेल्प से भारत पहुंचा था वो? तो आपके केप ऑफ गुड होप से कौन लेकर आया था उसे? अब्दुल माजिद, एक गुजराती सेलर और ट्रेडर, है ना। तो जो पुर्तगीज थे जो सबसे पहले भारत आए थे यूरोपियंस, और जो सबसे लास्ट में गए थे ऑपरेशन विजय 1961, है ना, वो भारत में आलू लेकर आए थे। प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे ना, अफीम, चरस, गांजा सब उन्हीं का लाया हुआ है, ठीक है। तो आलू वहीं से आया हुआ है। और मोस्टली जो जनसंख्या वो किस पे डिपेंड करती है? आलू पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना बायो फोर्टिफाइड आलू मार्केट में लाई जाए, ठीक है। तो बस वही है और कुछ नहीं है। आयरन बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज वो होते हैं जिनके अंदर आयरन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि वुमेन्स होती है ना, उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो उनके लिए उसमें आयरन ज्यादा होना चाहिए। विटामिन ए रिच स्वीट पोटैटोज, ठीक है। ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटोज, ए टाइप ऑफ बायोफोर्टिफाइड स्वीट पोटैटो आर रिच इन प्रो विटामिन ए एंड हैव बीन शोन टू इंप्रूव विटामिन ए स्टेटस इन द
चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए भी जरूरी होता है। जिंक है ना, उसमें जिंक ज्यादा कर देते हैं बायो, ठीक है। तो ये सारी की सारी करता कौन है, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बना हुआ है, तो याद रखना शिमला, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। और कौन सी वो है आपकी काउंसिल, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अंडर में ये बनाता है। तो सिंपल से याद रखना, ठीक है। कुछ फैक्चुअल डाटा भी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, भारत में कौन कौन से फोर्टिफाइड आलू है, तो याद रखना कुफरी नीलकंठ, ठीक है, कुफरी स्वर्ण और आपका कुफरी गौरव, ठीक है। ये हाई इन आयरन एंड जिंक है। ये आपका रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट एंड हायर न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। जो लेट ब्लाइट होती है, याद रखना लेट ब्लाइट किसकी बीमारी है, आलूओं में होने वाली बीमारी है, पोटैटोज में हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। जो कुफरी गौरव है वो जो आपके जहां पर सूखा ज्यादा पड़ता है उस इलाके में भी वो उग सकता है, उस पर्पज से उसको फोर्टिफाइड किया हुआ है। तो सिंपल से याद रखना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आप जानते हो 2006 में आया था, और इसी के साथ साथ आपका जो FSSAI है वो बनता है कब, 2008 में, ठीक है। ये क्या करता है, तो इट रेगुलेट्स फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड थ्रू FSSAI, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। द सीड्स एक्ट 1966 में आया था, जो क्वालिटी ऑफ सीड्स है ना इन सबको देखता है, ठीक है, बायो फोर्टिफाइड सीड्स के लिए। FSSAI प्लस, अगर आपको कहीं भी FSSAI का प्लस F लोगो मिल जाए तो समझ जाना कि ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, फोर्टिफाइड फूड्स के लिए, यूज्ड इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस, ठीक है। तो उस पर लिखा होता है कि भाई ये फोर्टिफाइड भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का कौन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मैंने कहा था आपसे कि टोटल यूनाइटेड नेशन के कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो 17। और इन सब का जो टारगेट ईयर है, वो टारगेट ईयर कौन सा है, तो ये टारगेट ईयर है आपका 2030, ठीक है। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था, बताना मुझे इंडिया कौन सी रैंक पे है उनको अचीव करने में, है ना। पहले पे फिनलैंड था, हमने पढ़ा था भारत की कौन सी रैंक है, अंडर 100 है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है, तो याद रखना ये आपके SDG 2 में आता है, जिसका मतलब क्या है, जीरो हंगर, हमें हंगर को खत्म करना है। तो जीरो हंगर को खत्म, मतलब कि हंगर खत्म करने के लिए हमें आलू की ही नीड पड़ेगी, सबसे सस्ता होता है, सबसे अच्छा होता है ना। तो गरीब आदमी आलू ही खाता है, तो गरीबी से मिटने के लिए, है ना, भूखमरी से मिटने के लिए हमें आलू की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी स्वीट पोटैटोज बहुत हेल्प करते हैं, या पोटैटोज हेल्प करते हैं। SDG 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप अच्छे से रहें, तो आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन का पूरा खाना होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस्ड जो डाइट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, तो उसमें भी हेल्प करता है। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका कोलैबोरेट करता है बायो फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करने में भारत में, तो याद रखना हार्वेस्ट प्लस। कौन सा है, हार्वेस्ट प्लस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोलैबोरेट्स विद इंडिया इन प्रमोटिंग बायो फोर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द आयरन एंड द जिंक रिच पोटैटोस, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। चाइना रशिया स्टार्ट 3-day ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स इन सी ऑफ जापान। देखो समझना, एक लाइन की न्यूज है, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो कौन कौन है, कौन कौन है, रशिया और चाइना, दोनों ने क्या किया, आपका जो सी ऑफ जापान है ना, सी ऑफ जापान, जब मैप को देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके इधर क्या है, अगर मैं कहूँ यहाँ जापान है तो सी ऑफ जापान है, तो इधर क्या है, पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ही तो भरा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम मतलब रशिया और चाइना, और उस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है ज्वाइंट सी 2025, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है टू काउंटर, किसको काउंटर करने के लिए, यूएसए या यूएसए के जितने भी अलाइज हैं उनको, कि भाई तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, हम जो है ना, हम क्या करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, ठीक है। और हम जो डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन करने में पूरा काम करेंगे। तो हमने मतलब रशिया और चाइना ने अपनी नेवल पावर शो करने के लिए, उनका अपोज करने के लिए डायरेक्टली वहां पर एक एक्सरसाइज लॉन्च कर दी है। क्या नाम है उसका, तो सिंपल याद रखना, ज्वाइंट सी 2025। कहां पर हुई है, नियर व्लादिवोस्तोक पोर्ट, और जो व्लादिवोस्तोक पोर्ट है वो कहां पर है, रशिया के अंदर, ये भी याद रखना।
China and Russia began joint naval drills in the Sea of Japan on Sunday as they seek to reinforce their ties and counterbalance what they see as a US-led global order। ठीक है, वही ग्लोबल ऑर्डर को काउंटर करने के लिए। The joint C-2025 exercise kicked off in waters near the Russian port of Vladivostok and would last for 3 days। 3 दिन चलने वाली है। ठीक है, ये भी सिंपल सा याद रखना और वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट है, हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज बाय इनकम। देखो आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज होती हैं हाई इनकम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज होती हैं लो इनकम कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज होती हैं मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, जैसे लोअर क्लास है ना, लोअर मिडिल क्लास है ना, लोअर या फिर आपका हायर मिडिल क्लास, ऐसे कैटेगरीज बनी होती है, रिच क्लास बनी होती है। तो कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी कंट्री गरीब है, कौन सी कंट्री अमीर है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो एक वर्ड आता है पर कैपिटा इनकम, और आई होप कि सभी ने ये इको की क्लास में पढ़ा भी होगा। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? तो सिंपल सा कह सकता हूं कि जो मेरी नेट पॉपुलेशन है ना, अगर उस जो आपकी जो नेट इनकम है ना, नेट इनकम है देश की, उसको अगर मैं आपकी नेट पॉपुलेशन से डिवाइड मार दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम, है ना। तो अगर मान लो एक फैमिली है, उस फैमिली की जो पर कैपिटा इनकम है, मान लो वो इनकम है आपकी कितनी, आपकी फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए। ठीक है, अब एक आदमी 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन उस फैमिली में रहते कितने हैं? 5 आदमी। तो 5 आदमियों ने 20,000 रुपए को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितने हो गए? 5 चौक 20, 4,000 रुपए। तो एक आदमी की कितनी इनकम है? 4,000 रुपए इनकम है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत के लोग, आपने पढ़ा होगा हमारी जो पर कैपिटा इनकम है ऑलमोस्ट 1.96 है ना लाख के आसपास निकल के आती है ना। लास्ट अगर तुम कुछ डाटा पढ़ोगे 97 इसके आसपास। तो क्या भारत का हर आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा है क्या? एक्चुअली ऐसा तो नहीं है, आप तो नहीं कमा रहे हो, है ना। तो फिर भारत का जब हर आदमी नहीं कमा रहा तो कैसे निकाली जाती है? ऐसे निकाली जाती है, जैसे मान लो फैमिली में 20,000 रुपए इनकम है, हो सकता है कोई 13,000 रुपए कमा रहा हो सकता है कोई 2,000 रुपए कमा रहा हो सकता है कोई 5,000 रुपए कमा रहा हो, लेकिन हमने सबका एवरेज निकाल के कितना कर दिया कि हम सबका एवरेज 4,000 रुपए निकल के आ रहा है। समझ गए? तो ऐसे क्या निकाली जाती है? पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम आपने पढ़ा होगा सबसे पहले भारत में कौन बताता है? तो आपने शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा, एक बुक भी है ना, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, है ना। इंडिया जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है ना, कौन लेकर आए थे आपके? तो आपके जो दादा भाई नेहरूजी है ना, दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले है ना 1868-69 के अंदर है ना एक सबसे पहले पर कैपिटा इनकम बताई थी। वो कितनी थी उस समय? 20 रुपए पर पर्सन पर ईयर, यानी कि 20 रुपए पर पर्सन पर ईयर हमारी क्या थी? पहली पर कैपिटा इनकम। ये भी ध्यान रखना। अब बात ये हो रही है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक आप जानते हो 2 चीजें होती हैं, एक होता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एक होता है आपका IMF, है ना। जो वर्ल्ड बैंक है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। और ये जो IMF है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका वॉशिंगटन DC में ही बना हुआ है। ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देता है, और ये जो है आपका ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है। जैसे पाकिस्तान को इसने 20,000 करोड़ का लोन दे दिया था जब आपका पहलगाम और वो सब हुआ था। ठीक है, अब बात ये निकल के आती है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसका आज के दिन हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखना इसका प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, तो आपको पता होना चाहिए, वरना हर किसी के प्रेसिडेंट हेड नहीं पढ़ने होते हमें। कौन है वो? अजय बंगा, जो इंडियन ओरिजिन के हैं और इसके हेड बने हुए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब बात ये आ रही है कि जो आपका जो वर्ल्ड बैंक वो कैसे मेजर करता है? तो वो कैसे मेजर करता है तो समझना, थोड़ा सा पढ़ते हैं। Every year, the World Bank assigns each country to an income group based on its gross national income per capita. ठीक है, वो उसकी ग्रोस नेशनल इनकम जो होती है पर कैपिटा उसके बिहाफ पर ही रखता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है? GNI पर कैपिटा इज ए मेजर ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ कंट्रीज रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग इनकम दैट इज अर्न्ड अब्रॉड, जो विदेश में पैसा कमाया जा रहा है वो भी। सिंस कंट्रीज रिपोर्ट GNI इन देयर लोकल करेंसीज, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं? अपनी लोकल करेंसीज में। द वर्ल्ड बैंक कन्वर्ट्स
these figures into US dollars using exchange rates। तो किसका यूज करता है वो? एक्सचेंज रेट का यूज करता है और फिर उसको क्या करता है? डॉलर में कन्वर्ट करता है और फिर बताता है कि कौन सा देश कितना अमीर है कितना गरीब है। जैसे यहाँ पर इसने लिख रखा है लोअर मिडिल इनकम में लगभग 38.1% आते हैं, लो इनकम के अंदर 37.4% आते थे 2004 में, और हाई इनकम में आते थे 15.3% 2004 में। जब इसने 2024 से कंपेयर किया तो देखो हाई इनकम में सिर्फ 17.4% है, तो मतलब हाई इनकम बढ़े हैं, ठीक है। लोअर मिडिल इनकम के अंदर कितने हो चुके हैं? तो लोअर मिडिल इनकम में 38%, तो यानी कि ये भी लगभग बराबर है। अपर मिडिल इनकम में 34% आए हैं, यहाँ पर अपर मिडिल इनकम में 8.9% है। तो यहाँ पर इसने ये बताया कि हम जो है पहले अपर मिडिल इनकम में ये भी हमारा रेशियो क्या हुआ है? बढ़ा है। अब देखो एक सिंपल सी बात याद रखना, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इनकम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इवन वो बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। उसका सबसे एक बड़ा रीजन क्या होता है? यहाँ पर EMI ट्रैप होता है ना। आप जाल में फंस जाते हो, आपकी सैलरी जैसे लाख रुपए पहुंचती है, आप क्या सोचते हो? बढ़िया सी कार ले ली जाए, है ना, एक बढ़िया सा घर ले लिया जाए, और उसकी EMI आ जाती है। फिर अचानक से मान लो कुछ हो गया, ठीक है, और 2-3 महीने के लिए पैसे नहीं आए, तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। फिर पहले वाले लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, फिर उसके बाद तीसरा लोन ले लिया, जैसे कि वो EMI कार्ड वाले जो चलते हैं सीन, है ना। तो इस वजह से भी बहुत से लोग उस कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं ना। ये भी बेसिक सा याद रखना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। लो इनकम किससे माना जाता है? तो सिंपल याद रखना, अकॉर्डिंग टू WH जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसके अकॉर्डिंग वो जो $1135 या उससे कम कमा रहा है वो किसमें? लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। लोअर मिडिल क्लास $1136 से $4495 है, याद रखना ये डाटा, एटलीस्ट याद रखना। अपर मिडिल क्लास को 4496 से $13935 माना गया है, और जो हायर इनकम है वो मोर देन $13935 को क्या माना गया है? हायर इनकम। और जो डॉलर है उसके आप जानते हो $1 ऑलमोस्ट 88-89 रुपए के आसपास चल रहा है आज के दिन, है ना, ठीक है। तो उसके यानी कि डॉलर की बिहाफ पर वो उसे मेजर किया जाता है, सिंपल सा याद रखना। लेकिन अगर मैं कहता हूं if a country's GNI per capita crossed a threshold, it moves into a new income group in the following update, because GNI per capita changes over time and thresholds are revised annually. These movements may reflect a real change in income, shift in exchange rates, or updates to the population data. However, countries can also move down, and some have, particularly in periods of war and the economic crisis. तो इसने यही बताया कि बहुत सारे देश जो है जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं उस लाइन में, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वहां पर कुछ ना कुछ कंडीशंस चल रही हैं। जैसे 2 एग्जांपल्स, जैसे सीरिया और यमन है, विच वेंट फ्रॉम लो मिडिल इनकम से लो इनकम में चले गए। वो क्यों चले गए? 2017 में, क्योंकि वहां पर वॉर चल रहे हैं। अब वॉर चल रहे हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी? करेंसी नहीं बनेगी, है ना। जो करेंसी नहीं बनेगी तो उसमें चले जाएंगे, ठीक है। In 2004, 37% of the population lived in low-income countries. Today, that share has fallen to less than 10%. In the same period, the share of the upper middle income countries increased from less than 10% to 35%. वो बढ़ चुका है। ये भी सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते थोड़ा सा आगे। अगर मैं भारत की बात करता हूं, अगर मैं इंडिया को कंपेयर करता हूं, तो सिंपल याद रखना, हमारे यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी। और जो तेंदुलकर कमेटी है 2009 में आई थी, वो कहती है कि अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में रहता है और वो 33 रुपीज पर डे कमाता है तो वो गरीब नहीं है, ऊपर है उससे। अगर रूरल की बात करूं तो अगर कोई 27 रुपीज पर डे कमाता है तो वो उससे अमीर है, यानी कि BPL में नहीं आता है। पुअर्टी इज बेस्ड ऑन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो आपका तेंदुलकर कमेटी है वो आपकी पुअर्टी को MPCE में मेजर करता है। फिर आती है कौन सी? रंगराजन कमेटी। याद रखना 2 ही कमेटी हैं जो हमारी पुअर्टी लाइन से रिलेट करती है, जो मुझे याद रखनी होती है। रंगराजन कमेटी क्या कहती है? 2014 में आई थी। मोर अपडेटेड बट नॉट ऑफिशियली अडॉप्टेड। इसे हमने अडॉप्ट नहीं किया, हम मानते इसे ही सही है, ठीक है। ये कहता है रूरल में अगर 32 रुपीज पर डे कमा रहा है तो उससे नीचे कमा रहा है तो गरीब है, उससे ऊपर कमा रहा है तो अमीर है। अर्बन ने 47 रुपए पर डे कमा रहा है तो उससे ऊपर कमा रहा है तो अमीर है, उससे नीचे कमा रहा है तो वो गरीब है। नेशनल पुअर्टी रेशियो इसने उस समय बताया था कितना था? 29.5% लोग ऐसे थे जो दोनों में मिलाकर इनसे भी कम पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2023 के नीति आयोग के डाटा की,
इंडिया यूजेस मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स MPI विच इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, नॉट जस्ट इनकम। आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले डाटा आया था 10.13 के आसपास परसेंटेज जो भारत की पॉपुलेशन वो किस में दिखाई गई थी, बिलो पुअर्टी लाइन में दिखाई गई थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही आता है कि जब हमारे यहाँ पर 10% ही, मान लो 15% लोग ही गरीबी रेखा में है ना, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देने की क्या जरूरत पड़ी है? तो फिर समझना वो जो मेजरमेंट है ना वो यहाँ से निकल रहा है। अगर कोई आदमी दिन के 30 रुपए कमा रहा है, मैं एवरेज मान लो दोनों का, तो महीने के कितने होते हैं? 900 रुपए होते हैं, ठीक है। तो अगर 900 रुपए तुम महीने के कमा रहे हो ना, 900, तो तुम गरीब नहीं हो सरकार के अकॉर्डिंग, है ना। ये भी एक वजह है कि डाटा में कम गरीब दिखते हैं और रियल में 80 करोड़ लोगों को हमें मुफ्त में खाना खिलाना पड़ता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा आगे। आरजी कर रेप एंड मर्डर 1 ईयर ऑन विक्टिम्स फैमिली स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस। और एक और दूसरी न्यूज है उसकी जैसी, रेप एंड पनिशमेंट। देखो आज का जो द हिंदू है बेसिकली है ना, उसमें ज्यादा न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ 4 न्यूज ऐसी हैं जो रेप से ही रिलेट कर रही हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि कल भी शायद हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था सैटरडे को कि जो प्रज्वल रेवन्ना है उसको पनिशमेंट हो गई है और लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है ना। तो हर न्यूज़पेपर में लगभग वो खबर छापी गई। और उससे पहले जितने भी रेप वगैरह हुए हैं उनको दोबारा से डिस्कस किया गया है कि भारत में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और भारत में कन्विक्शन रेट बहुत कम होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले समझते हैं रेप की डेफिनेशन क्या होती है, फिर एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। रेप अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 occurs when a man has sexual intercourse with a woman without her consent, against her will, through coercion, डिसेप्शन, और व्हेन द वुमेन इज अंडर 18 और अनेबल टू कंसेंट। तो हमारे यहाँ पर याद रखना एज ऑफ कंसेंट किसे माना गया है, तो एज ऑफ जो कंसेंट है वो कौन सी एज को माना गया है, 18 ईयर को। इससे नीचे आप जानते हो फिर पॉक्सो भी आपने पढ़ा होगा, प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो कब आया था आपका 2012 में आया था, है ना। अब समझना इसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, तो याद रखना 375 ऑफ द IPC, है ना। ये IPC के सेक्शन है ना। ये आपने लीगल में पढ़ लिए होंगे BNS में कौन कौन से अपडेट हुए हैं। इसका आई थिंक ये 63 है, ये 64 है ना। ये जो है ये डेफिनेशन बताता है रेप की। इसमें पनिशमेंट लिखी है, किसकी, रेप की पनिशमेंट लिखी है। अब रेप होने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं ना। अब देखो बहुत सारे लोग तो बहुत मतलब कि कुछ भी रीजन दे देते हैं, है ना, कि ड्रेस, है ना, ड्रेसिंग सेंस, ये सब। अब सोचो कोई 4 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची, उससे भी रेप होता है ना। उस केस में थोड़ी ना आप ड्रेसिंग सेंस की बात कर सकते हो। तो ये सारी मेंटलिटी है ना, ये सब उसी के रीजन होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि रेप हो रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। और ये आप सभी जानते हो ना, हर 2, 4, 5 महीने में एक बहुत बड़ा सीन हो जाता है। जैसे कल परसों हुआ था आपके मोहनदास, है ना, मोहन ऑटोनोमस कॉलेज के अंदर, है ना, उसमें उस लड़की ने उड़ीसा के अंदर बालासोर में उस लड़की ने क्या किया था, परेशान थी वो प्रोफेसर से, है ना, उसको हरेस किया जा रहा था। उस लड़की ने कॉलेज के अंदर ही खुद के ऊपर कैरोसिन डाल के आग लगा ली और लड़की की डेथ हो जाती, 95% वो जल गई थी, है ना। उसके बाद भी ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं बचा लिया जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका आता है, पुलिस सिस्टम का, हमारी जुडिशियल प्रोसेस का और हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी तो इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी सोच हो चुकी है कि मान लो कोई लड़की वो घर से जा रही थी, पढ़ने जा रही थी और उसका रेप हो गया, तो हमारी सोसाइटी ऐसी है जो रेपिस्ट है उसको बुरा नहीं कहेगी, जिसका रेप हुआ है उसी से नफरत करने लग जाते हैं। और ये कॉमन है ना। अब जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तुम बहुत सारे लोग इसको सुन रहे होगे तो तुम भी इसे रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ यार हम भी ऐसा ही सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये सोच बदलेगी, जब तुम उस रेपिस्ट के लिए जब थोड़ा सा ऐसा भावना रखोगे, तभी तो कुछ ना कुछ होगा जाके। लेकिन यहाँ पर जिसका रेप होता है उसी को ब्लेम कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की। सोशल वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं आज के दिन, बात समझ में आ रही है। दूसरा पुलिस सिस्टम, है ना। पुलिस वाले की केस मैंने बताया था, पुलिस में जाती है वो और कहते हैं कि मुझे हरेस किया जा रहा है, 5-7 दिन हो गए वो लोग मुझे परेशान करते हैं, वहां पे नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ रेप हो जाए। तो पुलिस वाला कहता है कि जब रेप हो जाए तब आना।
मतलब पुलिस सिस्टम ही अच्छा नहीं है, वहां पर बस ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था ये टॉपिक, 2-3 बार आ चुका है ना, इस साल लगभग 4-5 बार ही आ चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। अब ये सारी जो मोरल वैल्यूज है वो नहीं है, इस वजह से भी क्या हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। दूसरा सेक्स रेशियो, है ना, हमारे यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत कम हो चुका है। जैसे 2011 की अगर मैं सेंसस की बात करूं तो जो सबसे ज्यादा गैप था सेक्स रेशियो में वो किसमें था, हरियाणा में, है ना, 877/1000। तो ऑलमोस्ट 877 जो लड़कियां थी 1000 लड़कों के कंपैरिजन में शादी करने के लिए, उसे सेक्स रेशियो कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर थे, केरला में। तो केरला में गैप बहुत कम था, केरला में 1084, है ना, बाय 1000, है ना। तो ऑलमोस्ट 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे शादी करने के लिए, तो वहां पे सेक्स रेशियो ठीक ठाक है ना, लिमिट से मतलब ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हरियाणा में कम था, इसलिए हरियाणा में एक स्कीम चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, 2015 में, ठीक है। वो बाद की बात है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, उस पर हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ कुछ बातें याद रखना। अब आ जाते हैं न्यूज पे कह क्या रहा है, ये तो हमने जस्ट बेसिक पढ़े। तो एक तरफ आरजी कर वाला है ना, आज तक पनिशमेंट नहीं हुई, वो आर्टिकल्स है, ठीक है, आर्टिकल है। एक आर्टिकल आपका कौन सा है, जो आपका क्या नाम है उसका, प्रज्वल रेवन्ना, जो कि फॉर्मल जनता दल के सेकुलर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, ठीक है, आपके कर्नाटक से। और वो एच.डी. देवगौड़ा की क्या है, ग्रैंडसन भी है, तो उनको क्या हो चुकी है, लाइफ इंप्रिजमेंट हो गई है, ठीक है, तो उसका केस भी है। This is the first of the 4 cases of the rape and sexual harassment against 34-year-old गोड़ा, ठीक है, जो गोड़ा की ग्रैंडसन है, उसके ऊपर ये 4 केस लगे थे। पहले केस में उनको सजा हो गई है। The former member of parliament had raped 48-year-old domestic worker twice at the family's home in हसन, ठीक है, बेंगलुरु, 2021। और उसके बाद उन्होंने रेप करने के बाद उसने क्या किया, मोबाइल में उसकी वीडियो भी बना ली, और उस वीडियो के लीक होने के बाद, वायरल होने के बाद उसको पकड़ लिया गया और आईटी एक्ट के कुछ एक्ट लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। कौन कौन से हैं, कोर्ट कन्विक्टेड रेवन्ना ऑन ऑल चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट हिम इंक्लूडिंग अंडर सेक्शन 376 का 2, ठीक है, रेप ऑन द सेम वुमेन, ठीक है, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 201 डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, एंड 66E वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इन सब के अंडर में उसे क्या कर दिया गया, पनिशमेंट दे दिया जा चुका है। सेक्शन 69, अब समझना, एक तो हम बात कर रहे थे रेप की, है ना, जैसे आपने निर्भया रेप केस पढ़ा होगा, भवरी देवी रेप केस पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई थी, काफी बार हम पढ़ते रहते हैं ना, विशाखा गाइडलाइंस, अब तक तो याद हो जाना चाहिए तुम्हें, है ना। विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी, 1997 में, जहां पर जो वर्क प्लेस होता है, उस वर्क प्लेस के अंदर जो वुमेन होती है उसको इफेक्टिवली काम करने के लिए उसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल हेरेसमेंट ना हो, तो उसके लिए हमने 2013 में कौन सा एक्ट पास कर दिया था, पोस एक्ट पास कर दिया था 2013 के अंदर, 2013 में, है ना। इसका भी एक न्यूज आगे, एक न्यूज और भी है जो इसी पर रिलेट कर रही है, किस पे, पोस्ट एक्ट के ऊपर, है ना, हम उसको डिस्कस करेंगे, वो भी काफी दिन बाद दोबारा न्यूज में आ चुकी है आज, ठीक है। अब आता है सेक्शन 69। व्हाट इज सेक्शन 69? तो सेक्शन 69 क्या कहता है, बीएनएस का, स्टेट्स दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू डिसाइटफुल मीन्स और फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी विदाउट द इंटेंट ऑफ फुलफिल इट शैल बी पनिशेबल। सच इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप कैन लीड टू इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years एंड ए फाइन। मतलब आपने किसी से झूठा वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमने उनसे दोस्ती की और बाद में उनका सेक्सुअली उनका एक्सप्लॉयटेशन किया और बाद में तुम शादी से मुकर गए, तो सेक्शन 69 के अंडर में याद रखना, बीएनएस के आपको कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकता है। जैसे बहुत बार होता है ना कि मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा, है ना, और फिर दोस्ती कर ली जाती है, फिर रेप किया जाता है ना, फिर बाद में जब उनको जॉब वगैरह नहीं दिलाई जाती है तो फिर वो केस कर देते हैं कि मेरे से ऐसा कहा गया था कि फिजिकल डिमांड की गई और उसके बाद मुझे जॉब भी नहीं दी गई। तो वो ऐसे जो मामले आते हैं, बहुत मामले आते हैं ऐसे, उन सबको सेक्शन 69 के अंदर क्या माना गया है, क्राइम माना गया, ठीक है। एक चीज और आती है यहां से निकल के, याद रखना, मैरिटल रेप, है ना, आपने ये भी सुना होगा। और मैरिटल रेप जो है बहुत से देशों में लीगल है ना, मतलब क्रिमिनलाइज किया हुआ उसे। यानी कि शादी हो गई, शादी के बाद अगर आपकी वाइफ ने कह दिया कि आज से 6 महीने पहले, है ना, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ सेक्स किया और मेरे साथ रेप किया, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में इसे रेप माना गया है। लेकिन भारत में अभी ये रेप नहीं माना जाता, याद रखना, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये आता है कि एक बंद कमरे में आप कैसे कह सकते हो कि फोर्सफुली रेप हुआ था, नहीं हुआ था, जबकि वो हस्बैंड वाइफ है। अगर ऐसा अलाउ कर दिया कि मैरिटल रेप को अलाउ कर दिया, तो जो आपके डाइवोर्स केसेस हैं, जो लोगों को क्लेम कर लिया जाता है, पैसा छीन लिया जाता है ना, बहुत सारी लूटपाट होती है, वो बढ़ जाएंगे।
बात समझ में आ रही है? कोई भी कह देगा कि हाँ मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है, ठीक है, तो डाइवोर्स चाहिए और केस हो जाएगा, तो ऐसे केस बढ़ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अभी विचार कर रहा है इस पे कि भाई मैरिटल रेप को लागू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें फंसा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है, मैरिटल रेप जो अभी तक नहीं लागू है। एक क्या होता है कि अगर आपको किसी को फोल्स ना प्रॉमिस करके उसके साथ रेप करते हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हो, जैसे एक न्यूज में भी आजकल एक क्रिकेटर, बताना मुझे क्या नाम है उस क्रिकेटर का, है ना, हमारे आईपीएल में भी खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में भी, उनके ऊपर 2 केस लग चुके हैं। एक तो जयपुर में ही है, आपके इधर सांगानेर पुलिस थाने के अंदर एक केस रजिस्टर हुआ था पिछले हफ्ते, है ना, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। उसमें यही था कि उसने 16-17 साल की लड़की थी, उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अच्छा क्रिकेटर बना दूंगा, कहीं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में लगा दूंगा, ऐसा वैसा। और यहीं जब आईपीएल हो रहा था जयपुर के अंदर, तो जयपुर के आईपीएल के टाइम भी उन्होंने उसके साथ रेप किया, ऐसा उन्होंने थाने में बताया। जस्ट जो न्यूज़ में छपा था मैं वही आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनके ऊपर भी मतलब उस क्रिकेटर के ऊपर भी पॉक्सो लगा हुआ है, ठीक है। तो वो भी, है ना, झूठा वादा करके रेप करना वो सब हो जाता है, और वो तो पॉक्सो अलग ही मैटर हो गया, है ना। पॉक्सो क्या है, तो पॉक्सो में तो ये होता है कि अगर कोई बिलो 18 है ना, 18 साल से कम है, और याद रखना पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल होता है ना, कि इसमें बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है। अगर किसी के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है 18 साल से कम, तो पॉक्सो लग जाता है। 2012 में आया था, ठीक है। तो बताना उस क्रिकेटर का नाम क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Another slip up by the India in the trade pact with the यूके। देखो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि यूके के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई, हम बड़े खुश हुए थे, है ना, कि वहां से आने वाली स्कॉच विस्की बड़ी सस्ती हो जाएगी, है ना, कारें सस्ती हो जाएंगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हो तो आपको पता होगा। फिर हमने एक दिन पढ़ा था कि यार वो हमारे यहाँ पर जो फूड इंडस्ट्री है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था HFSS, है ना, आई होप आपको याद होगा, हाई फैट सोल्ट एंड शुगर। उस फूड की भारत के मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा बिकेगा, क्योंकि वहां पर तो यही चलता है। और वो लोग सीधा आकर यहाँ पर क्या बेचेंगे, हाई फैट एंड जो शुगर और सोल्ट वाला मटेरियल बेचेंगे। उससे क्या होता है, आजकल डायबिटीज होने लगी है ना। तो मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो इंडिया है वो इंडिया दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, तो इंडिया को हम जानते कैसे, कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। हर तीसरे आदमी के डायबिटीज मिल जाएगी आपको। बात समझ में आ रही है? डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे होती है। अब एक नई चीज निकल के आ रही है, द इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो हमने पढ़ा था CETA, रेज सेवरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियाज कमिटमेंट इन द CETA's इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देख समझते हैं। ए प्रॉब्लमैटिक आर्टिकल इन दिस चैप्टर इज आर्टिकल 13.6, है ना, जो यहाँ लिखा हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जस्ट इलेबोरेट करके। अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग TRIPS एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स, इन पर्टिकुलर इट्स फर्स्ट पैराग्राफ। The parties recognize the preferable and optimal route to promote and ensure access to medicine is through voluntary mechanism such as voluntary licensing, which may include technology transfer on mutual agreement या mutual agreed terms। देखो होता क्या है समझना, है ना। जो आपका TRIPS है, ये आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, पहले तो ये समझो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1 जनवरी 1995 को बना था। हेडक्वार्टर कहां पे है WTO का, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। अब ये करता क्या है, पूरी दुनिया में क्या करता है, पहले इसे GATT भी कहते थे, गेट कहा जाता था, ठीक है, और ये 1948 में उस समय से काम कर रहा था, फिर इसका नाम बदल देते हैं। ये करता क्या है, पूरी दुनिया में ट्रेड को मैनेज करता है। अब सोचो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, सोचो, और हमने कोई मेडिसिन बना दी, और उस मेडिसिन का मैंने ले लिया IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर मैंने ले लिया, और उस मेडिसिन का, है ना, यही डिस्कस किया गया उसके अंदर, है ना, उसको पूरे को जस्ट पढ़ जरूर लेना, है ना, न्यूज़पेपर है तुम्हारे पास। इस मेडिसिन का मान लो मैंने क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। अब जब पेटेंट करवा लिया तो ये मेडिसिन महंगी हो जाएगी, क्योंकि मेरे नाम पे चल रही है, मैं जिसको चाहूंगा उसको दूंगा। मान लो मैं कोई दवाई बना लेता हूँ, कोरोना की दवाई बना लेता हूँ, कि एक बार कोरोना की दवाई ले लो, जिंदगी में कोरोना नहीं होगा, उससे रिलेटेड बीमारी नहीं होंगी, मैंने पेटेंट करा लिया। अब मान लो जो आपकी भारत बायोटेक है वो कह दे कि ठीक है हम खरीद लेते हैं, और मैंने बेच दिया, और मैंने कहा कि मुझे हर वैक्सीन के ऊपर 20% शेयर चाहिए, मुझे उनको देना पड़ेगा, और फिर वो उसे कमाएंगे भी। तो कहीं ना कहीं वो जो मेडिसिन है, दवाई, वो महंगी हो जाएगी, और जब महंगी हो जाएगी तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, गरीबों पर इफेक्ट पड़ेगा, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
जैसे रशिया ने अभी अपने सुना होगा कैंसर वैक्सीन बना ली है, जो मैक्सिमम 90+ टाइप के जो कैंसर है, 90% टाइप के जो कैंसर है, उनको एक ही शॉट में एलिमिनेट कर देगी। और उसकी वैक्सीन की कीमत लगभग 2 लाख रुपए रखी गई है, और वो इसलिए कि उसकी कॉस्ट ऐसी है, जबकि आईपीआर का उसमें लफड़ा नहीं है। तो सोचो अगर उसमें आईपीआर होता है और वो कहता है मुझे भी शेयर चाहिए, तो 20% चाहिए, 30% चाहिए, और कंपनियां भी कमाने लग जाएं, तो वो जो वैक्सीन है वो तो आपकी 5-10 लाख रुपए में चली जाएगी। और जो गरीब आदमी है जिसके पास 5,000 रुपए नहीं है जेब में, वो 10 लाख की वैक्सीन लगा के क्या करेगा? वो तो ये सोचेगा कि मर जाऊं तो ही अच्छा है, कम से कम 1-2 लाख रुपए बच्चों के काम तो आएंगे। तो जब पेटेंट वाला मामला आता है, तो क्या उसमें हमारा जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या वो काम आएगा? क्या मेरे उस पेटेंट की हुई वैक्सीन को वहां वो फ्री में बेच पाएंगे? बस उसी को इसमें डिस्कस किया गया और कुछ भी नहीं है। द लाइसेंस, देखो पढ़ते हैं, समझ में आएगा सब। The license can be granted if reasonable requirements of the public with respect to the patented inventions are not satisfied, or the patented invention is not available to the public at reasonable affordable price. समझ गए ना, वही प्राइस की बात हो रही है। और द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, implying it has not been commercially exploited in the country. By lacking voluntary licensing to address the problem of the access to medicines, India has de facto given up its position as a strong votary of the compulsory licensing in the WTO, World Trade Organization. ठीक है, नेक्स्ट आता है द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड राइट टू रिमेंबर। देखो क्या है, समझना, बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती है। क्या है देखो, इन मई 2025, मई 2025 में द इंडियन गवर्नमेंट टुक ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोमोटिंग सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हमारी सरकार ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट करने का टारगेट बनाया। It accepted a report proposing a repairability index for mobile phones and appliances, ranking product based on the ease of repair, spare part access, and software support. New e-waste policies now include minimum payment to incentivize formal recycling. These are timely moves. देखो प्रॉब्लम क्या है समझना, मैं इसको शॉर्ट में इधर समझा देता हूँ। राइट टू रिपेयर, मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, ठीक है, अब मैंने मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल में कुछ कमी आ गई, उसका सॉकेट खराब हो गया मान लो। अब मैं गया मार्केट में सॉकेट सही कराने, तो एक होता है कि आपको उसी कंपनी के किसी ऑथोराइज डीलर से कराना होगा। बाहर से करवा लोगे, अगर गलत लग गया तो आपको उसकी जो वारंटी जो होती है, वो गारंटी हो खत्म हो जाएगी। तो मेरे को प्रेशराइज किया जाता है कि मेरे पास अगर मोबाइल है तो मेरे को उसी मोबाइल के जो ऑथोराइज डीलर उसके पास जाना होगा, और वो ऑथोराइज डीलर जानबूझ के क्या रखते हैं, महंगा प्राइस रखते हैं। वही सेम चीज मुझे उससे बहुत कम प्राइस पे मिल सकती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार कंपनी मुझे इस प्रोडक्ट बेच दे, उसके बाद मेरे पास ये राइट है कि मैं इसको खुद रिपेयर कर लूं या मैं कहीं भी रिपेयर करवा लूं? अगर उसके बाद फर्दर अगर कोई कमी आती है तो उसके लिए तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है ही। जैसे चार्जर है, अब कंपनी ने मुझे चार्जर दे दिया, अब चार्जर मेरा 5,000 रुपए का मान लो, अब ये चार्जर में कमी आ गई तो कंपनी चाहती है कि ये चार्जर मैं ओरिजिनल ही वहां से ठीक कराऊं या ओरिजिनल ही लूं। अगर मैंने दूसरा चार्जर लगाया और मेरा सॉकेट खराब हो गया इसका फोन का, तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे। या वो मेरे, अगर मान लो मैंने एक पार्ट बदला लिया बाहर से और उसके अंदर कुछ और कमी आ गई है ना, मदरबोर्ड में इश्यू आ गया, तो कंपनी क्या कहेगी, तुमने पहले इसको बाहर से ठीक कराया था, तुम्हारी वारंटी खत्म हो गई। तो राइट टू रिपेयर ये है कि मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए कि जहां मुझे अच्छा लगे, जहां मुझे सस्ता लगे, जहां मुझे अफोर्डेबल हो, मैं उस जगह पर जाकर अपना प्रोडक्ट ठीक करवाऊंगा, ना कि मैं तुम्हारे कहे हुए एड्रेस पे जाके मजबूरी में ज्यादा पैसे देकर, क्योंकि वो मेरे लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, तो मैं उसे ठीक करवाऊं। समझ गए? बहुत सारे देश इसे फॉलो करते हैं, भारत में भी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, बस यही बात कर रहा है ना। देखो दूसरी क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी के नाम पे लूट लेते हैं। आप जानते हो आजकल शहरों में, गांव में यही तो हो रहा है। आप गांव में जाइए, किसी लोकल शहर में चले जाइए, वही चीज आपको 100 रुपए मिल रही है। आप शहर में आ जाइए, शहर के किसी बड़े मॉल में चले जाइए, वही चीज आपको 1,000 रुपए की मिल जाती है, और तुम्हें लगता है कि 1,000 वाली चीज ज्यादा बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है ना। दूसरी बात, सस्टेनेबिलिटी। आजकल कंपनियां ऐसी हो चुकी है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट ही नहीं बनाती हैं। मोबाइल है, उसको पता है कि अगर ऐसा मोबाइल बना दिया नोकिया जैसा, जो 30 साल बाद भी उसकी बैटरी चल रही थी, आपने देखा होगा एक केस हुआ था ना कि 30 साल बाद वो मोबाइल निकला है ना, कहीं दबा हुआ था तो उसकी बैटरी अभी भी ऑन थी, जो उसको ऑन किया गया तो ऑन हो गया, वो 30 साल पहले दबा था। अगर तुम ऐसा ड्यूरेबल अगर आइटम बना दोगे कुछ, तो तुम्हारी कंपनी वैसे डूब जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम कर दी है। गाड़ी आपने देखी होंगी मैक्सिमम 8-10 साल के अंदर पूरी जर्जर हो जाती है ना। मोबाइल्स 2 साल के बाद, कोई भी कंपनी मोबाइल ले लो, 2 साल बाद वो हो जाता है खराब, है ना। तो ये नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। सर्विस कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए,
है ना। तो क्या है राइट टू रिपेयर? राइट टू रिपेयर रेफर्स टू द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू एक्सेस टूल्स, parts, manuals and software to repair products they own, get their products fixed by themselves or third party repair services, not just the original manufacturer। समझ गए? वही पूरी कहानी इसमें रिपीट की गई और कुछ नहीं है, तो जस्ट इसको पढ़ जरूर लेना, है ना। जैसे अच्छा एक ये भी बहुत अच्छा इसने कहा कि AI इनेबल्ड सॉल्यूशन दिए गए हैं जस्ट रिपेयर करने के लिए, लेकिन इंडियाज कल्चर ऑफ जुगाड़, ठीक है, लॉन्ग प्रीडेट्स टुडेज टेक फॉरवर्ड पॉलिसीज। भारत में जुगाड़ से काम चलता है, आप जानते हो ना, कोई भी नहीं करवाता है ना। और अगर मैंने जुगाड़ लगा ली मोबाइल में, फर्दर कोई एरर आ गया तो कंपनी तो मुझे मोबाइल नहीं देगी। समझ गए ना थीम क्या है उसकी। अच्छा क्या काम करता है राइट टू रिपेयर? तो कंज्यूमर राइट्स को बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि मेरे पास कोई पेन है ना, उसकी निब खराब हो चुकी है, तो मैं नई निब लगा लूंगा, क्यों मुझे पूरा पेन बदलना है? तो सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरनमेंट बचेगा, वेस्ट नहीं बनेगा वो, है ना, ई वेस्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? रीयूज, रिसाइकल, है ना, उस सब में हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ई वेस्ट वही सब है, सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ाएंगे, ठीक है। जो कॉर्पोरेट की मोनोपोलीज है रिपेयर मार्केट में वो खत्म हो जाएंगी। इन जुलाई 2022 इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, याद रखना, उसने पोर्टल भी लॉन्च किया था, राइट टू रिपेयर पोर्टल, ठीक है। कंपनीज कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी? तो सैमसंग था, ठीक है, HP, LG, हीरो मोटरकॉर्प ये इसमें हेल्प कर रही थी। कौन सा मिशन था? लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। याद रखना ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपकी एनवायरनमेंट में आता है। लाइफ, हमने कहा था हमारी लाइफ ऐसे जीनी है कि एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे, लाइफ विद एनवायरनमेंट। तो हमने लाइफ प्रोग्राम भी चला कर, उसमें भी हेल्प करेगा, है ना, आपका जो वेस्ट है उसको कम करेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसमें मैंडेटरी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है अप्लायंसेस के लिए, ठीक है, कि भाई वो वही करेंगे ना, पैसा नहीं लेंगे उस चीज का, है ना। USA के अंदर प्रेसिडेंट बाइडन ने एक एक्ट पास किया था जिसमें उन्होंने राइट टू रिपेयर के बारे में कहा था। फ्रांस में भी ऐसा ही है, UK में भी ऐसा ही है, तो ऐसा ही कुछ इंडिया में भी होना चाहिए, बस क्यों नहीं है उसी पे क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, वही टॉपिक आ गया कि जो आपकी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, उस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ना केरल में, ठीक है, हुआ क्या था 2017 में केस निकल के आता है कि उसमें जो इंडस्ट्री, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसके जो एक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। अब एक ने केस कराया, 2 ने केस कराया, 3 ने केस कराया, बहुत से लोगों ने केस कराया, धीरे धीरे सुना गया। बाद में पता चला कोई ऐसा एक्टर नहीं था, कोई ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं था जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट केस नहीं लगे हों। लेकिन वो रिपोर्ट जब आती है ना 2017 में, है ना, 19 में आ जाती है, वो रिपोर्ट इतनी खतरनाक थी कि उसे कभी प्रेजेंट ही नहीं किया गया, क्योंकि अगर प्रेजेंट कर दिया जाता तो लोगों का फिल्म इंडस्ट्री से भरोसा ही उड़ जाता। तो क्या हुआ केरल में, क्या किया गया, है ना, केरल में जो CM थे वहाँ के, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको लीड कौन कर रही थी? जस्टिस हेमा। तो उसको जस्टिस हेमा कमेटी कहा गया, 2019 में बनी थी, 2020 में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, है ना, केरला गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया था। उसके बाद उन्होंने 2020 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उस रिपोर्ट को आज तक क्या नहीं किया गया? पब्लिश नहीं किया गया। बस उसमें बात एक यही थी कि उसमें ग्रुप, याद रखना, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, WCC, ठीक है, इन्होंने पूरा डाटा निकाला और उसके बाद पता चला कि वहां पर जो पोस एक्ट है, हमने पढ़ा था ना, विशाखा गाइडलाइंस है ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। हर किसी एक्ट्रेस के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? डाटा तो कुछ आया नहीं, क्योंकि पब्लिश नहीं किया, रिपोर्ट इतनी खतरनाक थी। तो सरकार ने क्या किया? वहाँ की सरकार ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जो बोर्ड है, मलयालम फिल्म बोर्ड, उसी को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो 2 से 3 महीने में बनाई जाएगी। तो ये दोबारा से न्यूज में आ गया। द केरला फिल्म पॉलिसी कॉन्क्लेव कंक्लूडेड हियर ऑन द संडे विद कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर, है ना। तो वही सब बात निकल के आ रही है, समझ गए। सिंपल से याद रखना कौन है? साजी चेरियन, और इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत पहले की न्यूज है, हम 1-2 बार इसको पहले जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।